हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन किया था और वो डिस्कशन था ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल जो ज्योमेट्री है उसके अंदर किसी ग्रुप को, चाहे वो लोन पेयर हो, डबल बॉन्ड हो या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो, तो उसकी पोजीशनिंग को लेकर हम लोगों ने बात की थी। और वहाँ हम इस बात को लेकर डाउट में थे कि इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन दो डिफरेंट पोजीशन होती हैं, तो उनमें से किस ग्रुप को आप कहाँ पे रखेंगे। तो पोजीशनिंग को लेकर एक बड़ा डाउट था जिसको हम लोगों ने सॉल्व भी किया और सॉल्व एक बेंड्स रूल के हिसाब से किया। एक बेंड्स रूल आपको बताया गया और बेंड्स रूल का अपना दो रिजल्ट थे। बेंड्स रूल के आप चाहे उसको स्टेटमेंट समझ लीजिए, उनका जो कहना था वो ये था बेंड्स रूल में। तो दो पॉइंट्स मैंने वहां पे बताए थे। एक, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स ऑलवेज प्रेफर एक्सियल पोजीशन, ये पहला पॉइंट जिस पे आपने क्वेश्चन किए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि लोन पेयर एंड द डबल बॉन्ड ऑलवेज प्रेफर इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है ना। और इसके कारण से हम लोगों ने बहुत सारी ज्योमेट्रीज को वहां पे क्लियर भी किया कि ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल अगर कभी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडेशन आता है तो उसकी ज्योमेट्री फिर किस तरह से बनेगी। ठीक है ना। उसको लेकर पूरी डिटेल बातें हम लोगों ने की हैं। कुछ बातें आज मैं और उस पर करूंगा। मैं धीरे धीरे उन चीज़ों को और आगे सामने लाऊंगा ताकि आप एक चीज़ पहले ऑब्जॉर्व करें और देन उस दूसरी चीज़ पे भी बात करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है। ज्योमेट्री को लेकर ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल के तीन केसेस मैंने यहाँ पे डिस्कस किए थे। ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल को लेकर जिसपे मैंने एक बात आपसे बोली थी कि 4 सिग्मा बॉन्ड हो और एक लोन पेयर का अगर अरेंजमेंट करना है हमें, ये केस फर्स्ट मैंने ज्योमेट्री के केस में बताया था। तो और एक केस यहाँ पे सेकंड था कि जहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 2 लोन पेयर आपको अरेंज करने होंगे। और एक लास्ट केस यहाँ पे था थर्ड, जिसपे हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे और 3 लोन पेयर होंगे। तो इन तीनों केसेस में आप कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री पे पहुंचेंगे, यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि अरेंजमेंट जब आप करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से एक जगह लोन पेयर आप इक्विटोरियल पोजीशन में ही रखेंगे, बाकी पोजीशन ऐसे बनाएंगे। तो फाइनली स्ट्रक्चर जो था वो सीसॉ स्ट्रक्चर बन जाता था। याद आ रहा है। तो ये तो मैंने पहला केस आपको बताया था। इसी तरह से सेकंड केस को लेकर भी हम लोगों ने बात की थी कि 2 लोन पेयर हैं तो आप दोनों लोन पेयर को इसी पोजीशन में रखेंगे और एक यहाँ बॉन्ड, एक इधर और एक इधर, तो इनको हटाते हुए आपने टी शेप बनाया था। और एक तीसरा केस जहाँ पे हम लोगों ने बात की थी, तो यहाँ भी आपने तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन में ही रखे थे। और इसको हटाते हुए हम लोगों ने इसको लीनियर शेप की बात यहाँ पे की थी। ठीक है। तो ये बातें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी और ये सब ज्योमेट्री आप किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं, वो है बेंड्स रूल। ठीक है ना। तो इसको हमें समझते हुए चलना था और अब मैं एक काम आज बताने जा रहा हूँ। बेंड्स रूल का थोड़ा एक्सप्लेनेशन हम लोग और सीखते हैं। हमने तो ये कंक्लूजन निकाल लिया है ना। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन बेंड्स रूल में हम लोग और आज बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को ही एक्सियल पोजीशन में रखते हैं या लोन पेयर को क्यों हम इक्विटोरियल पोजीशन में रखते हैं, उसके पीछे की रीजनिंग पे हम लोग थोड़ा काम और कर देते हैं। ठीक है। हालांकि इसकी बहुत ज्यादा हो सकता है जरूरत ना पड़े, बट बेसिक्स हैं तो समझ में भी आएंगे बहुत आसानी से, तो उसको आप जान लीजिए। तो ये मैंने तीनों केस जो थे उसको मैंने यहाँ पे एक साथ लिख दिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, उस बेंड्स रूल के और बड़े एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। हम एक्सप्लेनेशन ऑफ बेंड्स रूल की जब बात कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ बेंड्स रूल,
तो एक बात जरा इस पे 2-3 बातें हमें और सीखनी है। तो यहाँ पे एक बात बोली जाती है, अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की अगर बात करें, एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसका जरा मैं मतलब समझा दूं आपको। हम किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर एस कैरेक्टर को निकालना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर sp एवरेशन तो आपको पता है, तो आप सीधे एस कैरेक्टर निकाल ही सकते हैं 50%, अगर sp2 है तो 33%, और अगर बाकी चीजें हैं तो आप सबके हाइब्रिडेशन के बेसिस पर एस कैरेक्टर निकाल सकते हैं। लेकिन हम हाइब्रिडेशन नहीं दे रखा होगा आपको एंगल दे रखा होगा, एंगल बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इसको लेकर एक रूल्स है, एक कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मूला है, तो उसको हमें याद रखना होगा। और वो क्या है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मान लीजिए मेरे पास ये, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये, इनके बीच का एंगल थीटा है। दिस इज द हाइब्रिड ऑर्बिटल तो आपसे बोला गया कि अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और इनमें अगर आपको एंगल बताना है थीटा मान लीजिए, तो cos थीटा इज इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1, ये एक फॉर्मूला यहाँ पे बना दिया गया। इसको समझना होगा ध्यान से कि एस कैरेक्टर कैसे आएगा। तो एक चीज हम लोग इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने sp2 हाइब्रिडेशन स्टेट वाले 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे दिखाते हैं आप, 120 एंगल पे, ठीक है ना। तो ये तो आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल लेते हैं, एस कैरेक्टर कितना आता है इसमें, 1/3 इंटू 100, 33%। इसको मैं थोड़ा इस एंगल के बेसिस पे निकाल रहा हूँ, तो थीटा यहाँ पे कितना है, 120 होता है ट्रायंगुलर प्लेनर। cos थीटा इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1, और यहाँ cos 120 होता, s अपॉन s माइनस 1 होता, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वैल्यू क्या आती, माइनस का 1/2 s अपॉन s माइनस 1, तो ये सॉल्व करके s इक्वल टू 33 आ जाता, मतलब 1/3 आ जाता, ठीक है। तो इस तरह से आप किन्हीं दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच अगर एंगल थीटा दे रखा है तो आप उसका हाइब्रिडेशन एस कैरेक्टर निकाल सकते हैं। ये कब निकालना है, जब हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडेशन ना पता हो, ठीक है ना। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसको लेकर भी एक बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो मैं जरा ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री पे आ जाता हूँ। ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में आते हैं हम लोग, है ना। तो जब मैंने यहाँ पे ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बनाई ऐसे, तो ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल और इन दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल हमें सेट करना है। तो यहाँ एंगल जो है थीटा वो कितना है, 120 था, और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा कितना है, 180, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन में, जो ये इक्वेटोरियल पोजीशन और ये एक्सियल पोजीशन है, ये तो एक्सियल दे रखा है और ये क्या है, इक्वेटोरियल है। तो इन दोनों पोजीशन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनका जरा हम लोग एस कैरेक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ये मैंने बात अलग क्यों बोली है, आप जैसे बता रहे थे कि sp2 और फिर pd लिख देना, वहां भी एस कैरेक्टर हमने निकाल लिया था, लेकिन उसको हम बहुत अच्छे से एक और दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहां जब आप बात करोगे इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर, इन इक्वेटोरियल पोजीशन में, तो क्या होगा, cos थीटा s अपॉन s माइनस 1 cos 120 अभी हम लोग निकाला ही, s अपॉन s माइनस 1, तो s कैरेक्टर जो है वो 33% आ जाएगा। और जब आप एक्सियल पोजीशन में थीटा दिखाएंगे, है ना, तो सेकंड केस में हम लोग अगर बात करें तो क्या होगा, cos 180 इज इक्वल टू s अपॉन s माइनस 1, तो ये तो s की वैल्यू 0 आ जाएगी,
है ना, cos 80 180 पे। तो यहां से हम ये एक्सप्लेन कर पाए कि इक्वेटोरियल ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल जो ज्योमेट्री है उसके अंदर जो 3 प्लेन में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, दरअसल उनके बीच एस कैरेक्टर ज्यादा है और जो एक्चुअल पोजीशन में वहां एस कैरेक्टर है नहीं। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। ये बात हम लोगों ने इससे पहले भी कैसे एक्सप्लेन की थी, sp2 और pd करके। दरअसल क्या होगा, एस कैरेक्टर के ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, है ना, या आप बोल सकते हो कि स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा। और जहां एस कैरेक्टर कम यानी पी कैरेक्टर ज्यादा है तो वहां लॉन्गिटिविटी ज्यादा, मतलब इलोंगेटेड बॉन्ड्स बने होंगे, इलोंगेटेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ये बात हमें क्लियर है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो अब आपसे बात जो पहले सेंटेंस की कि हम लोग क्यों बताते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को आप एक्सियल पोजीशन में रखें, उसका रीजन कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ग्रुप होता है उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, यानी इलोंगेटेड फॉर्म में रहता है। तो अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ज्यादा है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ग्रुप होगा वो हमेशा ऐसी पोजीशन में जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन कम होगा। बात समझ आ रही, मतलब हमें बैलेंस करना होगा ना। तो जैसे मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की, तो चूंकि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कम है, ये इलोंगेटेड है, तो यहां पर हम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रखेंगे तो बैलेंस करेगा। और अगर मैं यहां पे रख दूं जो कि ऑलरेडी एस कैरेक्टर ज्यादा है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, तो यहां रिपल्शन ज्यादा होंगे। तो ये बात ध्यान समझिएगा, मैं फिर रिपीट कर दूं। जब हम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को एक्सियल पोजीशन में रखते हैं तो उससे क्या होता है, एक्सियल पोजीशन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलोंगेटेड है, तो वहां पर अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को रखेंगे तो वहां रिपल्शंस ऑलवेज कम होंगे। अगर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को ही इक्वेटोरियल पोजीशन में रख दिया तो वहां चूंकि ऑलरेडी एस कैरेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो सब एक ही जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी और वो रिपल्शन होगा, तो मॉलिक्यूल ओवरऑल अनस्टेबल होता है। इसलिए फाइनली हम लोगों ने रिपल्शन को काउंटर करने के लिए एक नया बेंड्स में एक स्टेटमेंट बोल दिया गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ऑलवेज प्रेफर एक्सियल पोजीशन। बट ये रूल बेंड्स के नहीं, बेंड्स के रूल सिंपली क्या थे अगर देखे जाए तो सिंपली ये थे कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग मोर एस कैरेक्टर, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग मोर एस कैरेक्टर फील मोर रिपल्शन। ऑब्वियस बात है, अगर कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है और उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा है तो ऑब्वियसली उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्फेरिकल होगा, तो उनके बीच रिपल्शन भी ज्यादा होगा। तो ये एक मोटे तौर पे बेंड्स का रूल था, बट इससे कोई फायदा तो निकल नहीं पाता, उसको समझना ही बड़ा मुश्किल था। तो हम लोगों ने फायदे वाली बात सीधे आपसे बोल दी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा उसको आप एक्सियल पोजीशन में रखेंगे और इक्वेटोरियल पोजीशन में हम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप रखेंगे, सो दैट रिपल्शन आपका कम से कम रहे, मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा स्टेबल रहे। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, है ना। चलिए अब मैं दूसरी बात बोलता हूं, लोन पेयर को क्यों हम इक्वेटोरियल पोजीशन में रखते हैं। लोन पेयर जो हम दिखा रहे हैं, अब बात जरा समझिएगा। लोन पेयर का मतलब होता है पूरी कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इस पे किसी एटम का होल्ड नहीं होता, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अप्रोच टुवर्ड्स द न्यूक्लियस सबसे ज्यादा होगा, ये क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस होंगे। बात समझिएगा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्री है, तो ये उस जगह ज्यादा स्टेबल होगा जहां क्लोज टू न्यूक्लियस होगा। तो क्लोज टू न्यूक्लियस होने के लिए इनको कहां लाना पड़ेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन में, क्योंकि अगर एक्सियल पोजीशन में आ गए तो इनकी डिस्टेंस ज्यादा होगी, इलोंगेटेड बॉन्ड होता है, ठीक है ना, क्योंकि हमने पी कैरेक्टर ज्यादा देख रखा है। तो इस कारण से लोन पेयर को भी आप क्या बोलते हैं कि उनको इक्वेटोरियल पोजीशन में ही आपको रखना होगा, ठीक है। तो ये दो बातें आपके सामने आ गई कि लोन पेयर को हम लोग क्यों इक्वेटोरियल पोजीशन में रखते हैं, उसका रीजन भी वही है कुल मिला के कि रिपल्शंस आपके पास कम हो। तो चूंकि लोन पेयर जो है वो अपने आप में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और वो क्लोज टू न्यूक्लियस रहने की कोशिश करता है हमेशा, और क्लोज टू न्यूक्लियस वाली जो जगह है वो कौन सा होगा, वो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन होगा, सो दैट वो बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करे और मॉलिक्यूल स्टेबल हो। तो ये बेंड्स रूल का एक तरीके से एप्लीकेशन था। इस एंगल्स को लेकर भी फॉर्मूले भी आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत बनता है। मैं बॉन्ड एंगल्स पे एक बार दोबारा आऊंगा तब बात करूंगा इस पे, लेकिन ये आप फॉर्मूला एक बार इसको नोट कर लीजिएगा।
बॉन्ड एंगल्स एज कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एंगल्स बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको गिवन होगा। तो एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे कैलकुलेट? बाय द यूज ऑफ एंगल बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये हेडिंग डाल लीजिएगा। तो अब हमारे ख्याल से बेंट्स रूल को आप पूरी तरीके से समझ लीजिएगा कि अभी इसके बेंट्स रूल के एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, अब इसमें हम बाद में आएंगे। जैसे बेंट्स रूल का एप्लीकेशन बॉन्ड लेंथ पे भी होगा, बेंट्स रूल का एक एप्लीकेशन बॉन्ड एंगल पे भी होगा, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी हम उतना टेंशन नहीं लेना। अभी हम बेंट्स रूल का एप्लीकेशन कहाँ सीख रहे हैं? पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिफाइन करने के लिए, जहां पे हम ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में खड़े हैं, तो वहां पर जो ज्योमेट्रीज के डाउट्स हैं, ज्योमेट्रीज को डिफाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको लेकर हम लोगों ने बेंट्स रूल को पढ़ा है। तो बेंट्स रूल फिर अगेन दो स्टेटमेंट तो आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए, मेरे ख्याल से आपने पिछली क्लास में पढ़ के सेट कर लिए हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ऑलवेज प्रेफर इन एक्सियल पोजिशन, और दूसरी बात लोन पेयर ऑलवेज प्रेफर इन एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन। क्यों है उसके पीछे मैंने दोनों की रीजनिंग बताई आज आपको, और मोटे तौर पे पहले भी पता थी, मैंने एक नए तरीके से आपको समझा दिया कि ये जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं, एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनमें जो पी कैरेक्टर है वो ज्यादा है, डोमिनेंट है, और नीचे इक्वेटोरियल पोजीशन में एस कैरेक्टर डोमिनेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस है, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और यहाँ इलोंगेटेड है। तो ऑब्वियस बात है हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को अगर रखते हैं तो वो दूरी पे रहें, सो दैट रिपल्शन कम रहे, और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उसको आप इक्वेटोरियल पोजीशन में रख सकते हैं। लोन पेयर क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्री होता है, तो क्लोज टू न्यूक्लियस रहने की कोशिश करता है, तो उसको आप हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन में ही रखते हैं। तो ये फिलहाल पूरी बातें जो हैं बेंट्स रूल को लेकर वो हम लोगों ने पढ़ ली है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, और हम लोगों ने जितने भी केस पढ़े तीनों ज्योमेट्रीज को लेकर, अब हम बात स्क्वायर बाइपिरामिडल की करेंगे, बिल्कुल अलग हटके, और फिर हम पेंटागनल बाइपिरामिडल की बात करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आप प्रॉपर नोट कर लीजिएगा रीजनिंग वगैरह। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्री ऑफ XCF4। ठीक है, इस ज्योमेट्री पे हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात अब स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल बाइपिरामिडल पे बात करेंगे। स्क्वायर बाई पिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल शेप। अच्छा, जैसे मैं इस हाइब्रिडेशन की बात करता हूं, सॉरी ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो हमारे पास हाइब्रिडेशन क्या आ जाता है? sp3d2। और sp3d2 का मतलब क्या है? s है, px है, py है, pz है, और साथ साथ dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये सब है। तो जब आप ज्योमेट्री बनाते हैं ना, तो ये कुछ ऐसा बना होता है, चारों एक प्लेन पे 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है, और फिर एक अबव द प्लेन एक। तो इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ आपको। ये मान लीजिए सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये जो आप कोई एक एक्सिस मान ले, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये जेड एक्सिस हो गया। तो ये जो शेप है ना, ये बहुत आसान सा है, और ये बहुत सिमेट्रिकल है हर जगह से। तो इसमें कहीं कोई लोब्स, जैसे ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल बहुत क्रिटिकल था, इसलिए आपने 2 क्लासेस उस पर इन्वॉल्व कर ली, बट ये सब बहुत सिंपल है और इनमें बहुत वेरिएशन नहीं है। आप इसको समझ लीजिए, यहाँ पे ये सब क्या है, हमें 6 बॉन्ड बनाने हैं। तो ये कैसा है? तीनों एक्सिस के अलॉन्ग है। मैं पिछली क्लास में भी समझा चुका हूँ आपको, तो कैसे ये डिफाइंड है। दरअसल इसको जब समझने के लिए आप ऐसे समझिए, हमारे पास एक एक्सिस ये है एक्स एक्सिस है ये,
मैं वाई एक्सिस ऐसे मान रहा हूँ और जेड एक्सिस आपके हिसाब से। हम सेंटर पे खड़े, एक इधर से ग्रुप जुड़ा है एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से, एक्स की निगेटिव डायरेक्शन से, वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन से, वाई की निगेटिव डायरेक्शन से, जेड की पॉजिटिव और जेड की निगेटिव से। तो हर जगह से 90 डिग्री का एंगल है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। आप किसी भी एक्सिस के अलोंग इसको मूव करेंगे, एक जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, आइडेंटिकल जैसा होगा हर जगह से। तो यहाँ कोई वेरिएशन है ही नहीं, जैसे मैंने टेट्राहेड्रल के अंदर बताया था आपको, ट्रायंगुलर प्लेनर बताया था, वहां भी एक जैसा था। दिक्कत केवल ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में ज्यादा हो रही थी, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत लंबा उस पर ध्यान दिया और इंपॉर्टेंट चीजें भी वही बनती हैं। तो यहाँ क्या है, ये बहुत सिंपल सा मॉलिक्यूल समझने में लग रहा है आपको कि यहाँ हमारे पास अलोंग दी एक्स वाई एंड जेड एक्सिस 6 ग्रुप को आप अप्रोच कराते हैं, 6 ग्रुप की ओवरलैपिंग करा रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है, इसीलिए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और डी जेड स्क्वायर में अलॉन्ग डी जेड एक्सिस है। तो ये सिंपल ओवरलैपिंग है, इस पर कतई कहीं कोई डाउट आपको नहीं दिखेगा। तो अब हमें क्या करना है, मैं इसकी ज्योमेट्री को लेकर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ और कैसे हम हाइब्रिडेशन के बाद ज्योमेट्री दिखाएंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल में मैंने XCF4 लिखा, तो जेनन पे आपको पता है 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 लोन पेयर हो गए, तो 6 हुआ, sp3 d2 आ गया। अब आपको 4 जगह सिग्मा बॉन्ड बनाने और 2 लोन पेयर अरेंज करने। तो अब जरा देखिए कि मैं इसके पॉसिबिलिटीज पे आ रहा हूं। मैं जेनन दिखा रहा हूं, 2 लोन पेयर मैंने यहां पे दिखा दिया, एक इधर। अब क्या आप उन रूल पे आएंगे, बेंड्स रूल पे? हम रिपल्शन के रूल में आएंगे। दरअसल बेंड्स रूल वहां पे हेल्प कर रहा था आपको। यहाँ पे F, यहाँ भी F, एक F इधर और एक F इधर। तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है। दूसरा पॉसिबल स्ट्रक्चर हम लोग क्या बना सकते हैं इसमें, ये भी देख लेते हैं। जेनन लोन पेयर को मैं ये जो बगल बगल में दिखा रखे हैं ऐसे अपोजिट दिखा देते हैं, ये F, सॉरी। अच्छा, क्या यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन जैसा कोई केस है क्या? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कोई मतलब थोड़ा इक्वेटोरियल पोजीशन, सब तो आइडेंटिकल ही एक्स वाई जेड एक्सिस है, तीनों 90 डिग्री पे होते, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं। तो क्या लोन पेयर हम ऐसे से रख सकते क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, दो ही पॉसिबिलिटी तो है। तो आप इन दो इस तरह का 2 स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का मॉलिक्यूल दिखे तो उसमें क्या क्या हो सकता है वो देख सकते हैं आप। तो इसमें 2 लोन पेयर को या तो आप 90 डिग्री एंगल पे दिखा दें या तो 180 में दिखा दें। तो आपको सिंपल सी बात पता है कि हमें मिनिमम रिपल्शन की तरफ बढ़ना होता है, तो लोन पेयर आप कहाँ अरेंज करेंगे? जो 180 डिग्री पे रिपल्शन हो, बिकॉज हमें पता है लोन पेयर रिपल्शन आपको देखना है। तो इसके अंदर लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू लोन पेयर रिपल्शन इन सेकंड केस। बहुत सिंपल सी बात है। तो दिस वन इज मोर स्टेबल सेकंड, और ये लेस स्टेबल होगा। अब जरा मेरी बात समझिएगा, ये जो बना हुआ स्ट्रक्चर है ना, ये थोड़ा ऐसे समझने में आपको दिक्कत आ रही होगी। मैं इसको ऐसे बना देता हूं जरा। जेनन ऐसे चारों फ्लोरीन मैंने बना दिए, और ये जो लोन पेयर है ना, इनको मैंने ऐसे दिखा दिया। तो अब थोड़ा आपके लिए राहत भरी खबर है। और अब लोन पेयर अगर हटा दिए जाए तो हम इसको कैसे दिखा पाएंगे? सिंपल सा, जेनन ऐसे चारों फ्लोरीन हो गए, समझ गए? तो ये सिंपल सा कौन सा ज्योमेट्री आ गया, इसको मैं लिख देता हूं। तो यहां पे सिंपली जो ज्योमेट्री आ गया, स्क्वायर प्लेनर आ गया। तो ये बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये कैसा हो गया, ये ऐसा है मॉलिक्यूल, ऐसे दिखाया गया था, चारों 90 डिग्री एंगल पे थे, ऐसे ऐसा प्लेन दिखाया गया है ना, चारों 90 डिग्री ऐसे, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है ना, ऐसे आपको दिख रहा है। तो इसको मैं ऐसे बस दिखा रहा हूँ। तो ऊपर वाला लोन पेयर, नीचे वाला लोन पेयर, यानी जो जेड एक्सिस वाई एक्सिस आप दिखा रहे हो, कोई भी एक्सिस दिखा रहे हैं,
मैं ऐसे अगर दिखाऊंगा तो जेड एक्सिस आप मेरे ख्याल से समझ जाएंगे, मैंने आपको आपके साइड से जेड एक्सिस माना था। तो अगर आप ये लोन पेयर हटा देंगे, लोन पेयर हटा देंगे तो कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर, पूरा सिंपल सा मॉलिक्यूल है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, 90 डिग्री एंगल है, पूरी तरीके से क्लियर है आपको, ठीक है। तो ये एक बहुत आसान सी ज्योमेट्री थी जिसको हम लोगों ने समझा, ठीक। अब मैं इसके आगे कुछ और ज्योमेट्रीज पे बात करूं तो यहां मैंने स्क्वायर बाइपिरामिडल के उस केस को यहां बताया है जहां दो लोन पेयर है। अभी इसी तरह का एक केस और पढ़ लेते हैं जिसमें सिंगल लोन पेयर हो, है ना, ऐसे भी लोन पेयर होंगे, तो उन पे भी बात हम लोग करेंगे। और फिर हम पेंटागनल बाइपिरामिडल की ज्योमेट्री पे भी बात करते हैं। तो इसको पहले आप एज इट जैसा लिखा है वैसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, तो अब हम लोग और आगे बात करते हैं इस पे। अब मैं एक ऐसे एग्जांपल को ले रहा हूं जहां पर आपके पास एक लोन पेयर हो और 5 बॉन्ड्स यहां पे दिखे आपके, ठीक है। तो मैं अब बात कर रहा हूं ज्योमेट्री ऑफ BRF5, ये एक मॉलिक्यूल मैंने लिया। तो जैसे मैं BRF5 पे जब आऊंगा तो यहाँ पे 5 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर होगा, ठीक है। तो आप इस हिसाब से 6 यानी sp3d2 हाइब्रिडेशन तो आपको क्लियर हो गया। और अब आपको 5 सिग्मा बॉन्ड बताने और एक जगह लोन पेयर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो पॉसिबिलिटीज दिखा देता हूँ आपको, मेरे ख्याल से दो ही पॉसिबिलिटी होंगी इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो ब्रोमीन आपने ऐसे लिखा, 4 फ्लोरीन मैंने ऐसे दिखा दी इस तरह से, एक लोन पेयर यहां दिखा दिया और एक फ्लोरीन ऐसा दिखा दी, ये फर्स्ट केस। अच्छा, एक तो मैंने ये दिखाया, दूसरा आप क्या ऐसे बना सकते हैं, लोन पेयर यहां रख दिया, फ्लोरीन इधर रख दिया, ये फ्लोरीन रख दिया, ये फ्लोरीन रख दिया, और यहाँ पे एफ रखा, ये एफ रखा। ये क्या दूसरा कोई, ये दो बन सकते हैं या कोई और भी आप बना सकते हैं। तो अब जरा मेरी बात समझिएगा, यहां क्या इस ज्योमेट्री के अंदर हम कहीं पे भी बात ऐसी करते हैं कि एक्सियल बॉन्ड अलग है, इक्विटोरियल बॉन्ड अलग है, कुछ ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, करता ही नहीं, बिकॉज एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हैं और उन्हीं एक्सिस जो कि आपस में 90 डिग्री एंगल पे हैं, सब आइडेंटिकल जैसा है और उन्हीं पे ग्रुप आप पाते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? केवल एक ही डिफरेंस है कि अभी जो मैंने लोन पेयर कोई एक अप्लाई किया है वो इस एक्सिस के अलॉन्ग, जो बोर्ड पे ऐसे परपेंडिकुलर दिख रहा है, इस एक्सिस के अलॉन्ग एक मैंने लोन पेयर दे दिया, और बाकी अगर मैं इसको x मानता हूं, ये y मानता हूं, तो z एक्सिस के अलॉन्ग दे दिया। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, वही y एक्सिस के अलॉन्ग दे दिया। तो वो सब तो 90 डिग्री पे है, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, कहीं कोई डिफरेंसेस इसमें दिख ही नहीं रहे आपको। तो यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, बोथ आर इक्वल, दोनों बातें एक ही जैसी। तो इसका मतलब अब आपके पास स्ट्रक्चर कुछ देखने में ऐसे आपको समझ में आएगा। तो इसका फाइनल ज्योमेट्री क्या हुआ, फाइनल आप लोन पर हटा दीजिए तो आप ऐसा कुछ इसको देखेंगे कि ब्रोमीन ऐसे बना है, फ्लोरीन चारों ऐसे आपने अप्लाई कर दिए और एक फ्लोरीन ऐसा, और ऊपर चूंकि लोन पेयर है तो ऊपर वाला पोर्शन हटा दिया गया। तो इसको हम लोग नाम देंगे स्क्वायर पिरामिडल, बाई पिरामिडल नहीं, स्क्वायर पिरामिडल, एक साइड है। मैं इसको समझाता हूं, ये ऐसे आपने इसको बना लिया, ऐसे दिखाएंगे, ठीक है ना, ऐसे चारों प्लेन में, ठीक है। और या आप ऐसे दिखा दो, और मैंने क्या किया, एक बॉन्ड्स को और दिखाया, ऊपर वाला बॉन्ड है, नीचे वाला गायब हो गया, या नीचे आप रख दीजिए, ऊपर गायब होगा, तो कोई एक साइड होगा। तो इसको अगर ऊपर नीचे दोनों होता था तो हम लोग स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलते थे, बट एक साइड अगर केवल बॉन्ड आ रहा है तो स्क्वायर पिरामिडल बोलेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नया नहीं है, बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन होगा। एक चीज यहाँ पे जरूर हम लोग समझ लें,
और ये चूंकि क्वेश्चन जेई ने पूछ रखा है, बहुत डिबेट का क्वेश्चन है, तो बहुत सारी बातें यहाँ जनरेट हो जाती। तो ये जो क्वेश्चन है, ये इसमें क्या हुआ, लोन पेयर नीचे है। इससे पहले जो हम लोगों ने मॉलिक्यूल देखा, उन सभी में लोन पेयर का अपना जो रिपल्शन होता है वो कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बदल देता है ना। तो ज्योमेट्री यहाँ हम बोल देंगे स्क्वायर पिरामिडल। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बदलने का मतलब उसके एंगल्स को रीसेट कर देता है। तो आप चाहे ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल के मैंने 3 केस बताए आपको, जिसमें एक में सीसॉ स्ट्रक्चर बनता था, एक में टी शेप बन जाता था, एक में लीनियर हो जाता था। तो स्क्वायर बाई पिरामिडल में इससे पहले वाले जो केस जिसको हम लोगों ने पढ़ा XCF4, क्योंकि वहां एक ऊपर लोन पेयर होता है तो एक नीचे लोन पेयर होता है, तो वो काउंटर बैलेंस होता है। तो उसमें कहीं कोई जितना वो ऊपर वाला पोर्शन प्रेशर इस पे देता उतनी नीचे देता, तो बैलेंस था। बट यहाँ क्या होगा, यहाँ एक साइड से केवल लोन पेयर का रिपल्शन लगेगा जो कि डोमिनेंट है। तो क्या वो रिपल्शन इनको ऊपर की तरफ ऐसे कुछ करेगा? हमें नहीं पता कि डिस्टॉर्ट करेगा, कितना करेगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये जरूर पता होगा कि इसका जो लोन पेयर है, ये जो लोन पेयर आप देख रहे हो, ये लोन पेयर इन बॉन्ड्स पेयर पे रिपल्शन जरूर देगा। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन डोमिनेंट होगा। तो ये कुल मिला के थोड़े थोड़े एंगल नीचे की तरफ बढ़ जाएंगे, और सभी इक्वली या कैसे बढ़ रहा है मुझे नहीं पता, हम लोगों को पता भी नहीं करना, बट हमें इतना जरूर पता हो जाएगा कि ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, आप ये लिख सकते हैं, ड्यू टू रिपल्शन of lone pair and bond pair, geometry of molecule distorted। अच्छा, फिलहाल हम लोग ज्योमेट्री में बोलते क्या है, ट्रायंगुलर बाई स्क्वायर पिरामिडल, केवल स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बोल देते हैं। अच्छा, अगर ऐसा रिपल्शन हुआ तो आप जरा मुझे बताओ, इनमें क्या 90 डिग्री बचेगा क्या? हम कुछ नहीं बोल सकते। अब रिपल्शन किस स्तर का हो रहा है, कैसे हुआ रिपल्शन, हम नहीं बोल सकते, लेकिन इतना बोल सकते कि 90 डिग्री अब जरूरी नहीं कि हो, 90 डिग्री एंगल में चेंजेस आ सकते हैं। जैसे मैं अगर ये चारों ऐसे है और रिपल्शन हुआ तो ऐसे जा सकता है ना, ज्योमेट्री ऐसी तरफ ऊपर की तरफ बढ़ सकता है, वो एंगल 90 डिग्री तो नहीं बचेगा, फिर ऑब्वियसली कुछ चेंज होगा। तो ये एक बात आपको पता चली कि एंगल जो 90 डिग्री होते थे आपस में सब, वो इस लोन पे रिपल्शन, लोन पे बॉन्ड पे रिपल्शन के कारण इसमें बदल जाएंगे। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन और कर देता हूँ इस मॉलिक्यूल में खासकर। वैसे तो हमने स्क्वायर बाई पिरामिडल के दोनों केस पढ़ लिए। स्क्वायर बाई पिरामिडल के 2 केस में से एक ऐसा केस जिसमें सिंगल लोन पेयर आए, एक ऐसा केस जिसमें 2 लोन पेयर आए। अब आप पूछेंगे सर 3 लोन पेयर भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, वो बहुत मुश्किल, रेयर मिलेगा हमें, 2 ही केस में बात करनी। तो आएगा भी तो आप वैसे ही सेट करेंगे, क्योंकि आइडेंटिकल जैसा शेप है, इसमें कोई ऐसा मेजर चेंज है नहीं। तो अब बात हम ये कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, दरअसल ये क्वेश्चन जेई ने पूछा कि इन केस ऑफ BrF5 फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड F, ये कितने 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल इसमें कितने हैं इसकी ज्योमेट्री में। तो आप जब हाइब्रिडेशन पढ़ रहे हैं तो इस हिसाब से ज्योमेट्री जब आपने निकाली तो आपको ज्योमेट्री में देखने को क्या मिला कि स्क्वायर पिरामिडल है, 4 प्लेन में, एक ऊपर है और नीचे वाला एक लोन पेयर है। तो अगर आप लोन पेयर रिपल्शन को कंसीडर करें, जो कि करना ही चाहिए, लोन पेयर रिपल्शन को कंसीडर करना ही चाहिए, तो उस कंडीशन में तो 90 डिग्री रहेगा नहीं, रिपल्शन हो जाएगा। तो 90 डिग्री एक भी नहीं होगा, फिर तो आप 0 बोल देंगे 90 डिग्री। बात समझ आ रही मेरी? तो उस केस में 90 डिग्री एंगल 0 हो जाएंगे। लेकिन अगर आप रिपल्शन को इग्नोर करते हुए चलें तो एंगल कितने रहेंगे? अगर मैं रिपल्शन को इग्नोर करते चलूं तो इन चारों के आपस में 4 एंगल 90 डिग्री और इसके इन चारों के साथ 90, तो कितना एंगल आ जाएगा? 8, नेग्लेक्टिंग द लोन पेयर रिपल्शन। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा? 8। और अगर हम कंसीडरिंग द
कंसीडर द लोन पेयर रिपल्शन, ये एंगल कितना आ जाएगा 0। अब प्रॉब्लम क्या थी, क्वेश्चन था इंटीजर में, आपके पास 0 और 8 दोनों ही आंसर देने के लिए था। बट गड़बड़ क्या है कि 0 और 8 हम दोनों आंसर देना चाहिए क्या? नहीं, एक्चुअल तो हमें 0 देना चाहिए, क्योंकि रिपल्शन होगा तो 90 डिग्री एंगल नहीं बचेगा। अच्छा, 2 मिनट मेरी बात और ध्यान सुनिएगा। आईआईटी ने जब क्वेश्चन पूछा तो उनके दिमाग में कतई नहीं आया था कि लोन पर रिपल्शन को आप वेटेज देंगे, उनके हिसाब से वो फंस गए क्वेश्चन में। अच्छा, ऐसा देकर वो फंस गए और बाद में उसको कैंसिल किया, बाद में उन्होंने उसको बोनस मार्क दिए थे। अच्छा, अब मेरी बात जरा समझिएगा, मैं इस क्वेश्चन से ये एक्सप्लेन होता है कि आईआईटी के अपने पूछने का जो माइंड सेट है वो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन नहीं है, जो प्रैक्टिकली आपको चीजें एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिलती उससे नहीं। अच्छा, आप ये कैसे बोल सकते हो कि लोन पेयर का रिपल्शन होगा तो एक भी 90 डिग्री एंगल नहीं होगा? मैं इस पे मैं एक छोटा सा मेरा डाउट है, आप लोग भी सोचिएगा इस पे। जैसे मैं इधर ये चारों ऐसे बना देता हूं, ऐसे ये चारों बने। अब मान लीजिए अभी तो 90 डिग्री एंगल है, ये इनका नीचे से रिपल्शन आता है तो ये रिपल्शन ऐसे हुआ। अच्छा देखिए, अभी ये 90 डिग्री एंगल है, अगर मैं दोनों को सेम प्रोपोर्शन में ऊपर बढ़ा दूं ऊपर की तरफ, तब भी क्या ये एंगल 90 डिग्री नहीं हो सकता? हो सकता है। ये हम नीचे से ये दोनों ऐसे बढ़ा दिए मैंने, अब ऐसा जरूरी नहीं है ना कि इक्वली ऐसे। अब मान लीजिए ये मैंने रिपल्शन, तो हो सकता है ये डिस्टॉर्टेड हो, कोई एक आधा एंगल भी तो बन सकता है ना 90 डिग्री। तो ये एक बड़ा डाउट है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर लोन पेयर का रिपल्शन हो तो ये तो हम समझ गए कि ज्योमेट्री में सभी एंगल ऊपर की तरफ आएंगे, बॉन्ड्स ऊपर की तरफ आ जाएंगे, लेकिन क्या सभी 90 डिग्री सब खत्म हो जाएंगे ये हमें नहीं पता। हम ये इतने में बात हम कॉन्फिडेंट कंफर्म हो जाते हैं कि ऑब्वियस बात है कि 90 डिग्री एंगल में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आएगा, बट एक भी नहीं बचेगा, ये थोड़ा डाउट था। तो जब क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछा गया, एडवांस का क्वेश्चन था, तो ज़्यादातर हम सबकी आदत ही होती है उसको ऐसा नया मॉलिक्यूल, और इस पर जब बहुत डाउट हो जाए तो फिर ऑब्वियसली उसके सर्च किया गया उसको, तो सर्च करने पे तो सीधा सीधा उसका मॉलिक्यूल ही बन के आ जाता है, उसमें तो कोई इफ एंड बट है नहीं। तो उसमें जब एक्सपेरिमेंट में देखा गया तो 84 डिग्री का एंगल सभी आपस में दिखाया गया और एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं था। तो ये तो हम लोग तब बता पाए ना जब हमने चेक कर लिया। बट मैं उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को फेस कर रहा होगा, तो उसके दिमाग में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो मैं आपको एक बात बहुत क्लियर कर दूं, आप पढ़िए बहुत कुछ, बहुत लेवल अच्छी अच्छी बातें पढ़िए, पढ़ने की लिमिट नहीं है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल पे बैठे हो तो आपको एक स्टूडेंट्स, 12th क्लास के स्टूडेंट्स की तरह सोचना होगा, जैसे वो स्टैंडर्ड चीजें सोचता है। एक टीचर की तरह सोचना नहीं होगा वहां, क्योंकि हम जब क्वेश्चन सोचते हैं ना तो हम अपने नॉलेज के कारण लिमिट उसकी बदल देते हैं। बट आप एग्जाम जो होता है वो 12th के स्टैंडर्ड का होता है, तो आप हमेशा उसी डायरेक्शन की तरफ सोचें। नॉलेज बढ़ा लीजिए, अलग बात है, उससे हेल्प मिलती है, बट ऐसा ना हो कि आपकी सोच भी बिल्कुल हाइपोथेटिकल हो जाए, तो उस जगह आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आपको जो पोजीशन लेनी होगी उस क्वेश्चन पे वो थोड़ा डाउटफुल हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं आईआईटी के माइंडसेट को बताते हैं कि वो आपसे केवल बहुत क्रिएटिविटी वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, वो बहुत एक्सपेरिमेंटल की बात नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल ज्योमेट्री इन दोनों पार्ट को हम लोग समझ गए, स्क्वायर बाई पिरामिडल के जितने भी केसेस हैं उनको समझ गए। अब मैं लास्ट एक पेंटागनल बाई पिरामिडल वाले केसेस को और देखता हूँ। अब मैं बात कर रहा हूं पेंटागनल
बाइपिरामिडल शेप में। तो पेंटागनल बाइपिरामिडल में हाइब्रिडेशन की अगर बात करें तो sp3d3 आता है, और ऑब्वियस बात है spx py pz एंड dxy dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये सब आपको पता है। तो इसमें देखिए क्या बात है, इसमें आपको पता है कि 5 को आप एक प्लेन की तरह यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, एक इधर एक इधर। तो ये इस तरह की कंडीशन आपको दिखी होगी। अच्छा, तो क्या हम लोग यहाँ पे एक जैसा देख सकते हैं? यहाँ तो ये 5 एक जैसा है और ये अलग एक जैसे होंगे। तो यहाँ हम, अच्छा, हम इसको बेंडस्टोन की तरह नहीं देखें, हम सिंपल सा रिपल्शन देखेंगे। और ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल के लिए एक्सक्लूसिव हम लोगों ने बेंडस्टोन को देख लिया था। यहाँ हम अपने हिसाब से क्वेश्चन को मिनिमम रिपल्शन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें ये ऑब्वियसली बात है, ये इक्वेटोरियल प्लेन की तरह आप देखेंगे और ये एक्चुअल पोजीशन है, डिफरेंट है ये, है ना, तो एक जैसा नहीं है। चलिए, तो अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैं बात कर रहा हूं XCF6 की, तो जब आप बात करेंगे तो यहाँ 6 सिग्मा और एक लोन पेयर की बात यहाँ पे सामने आएगी। तो 7 में sp3d3 हाइब्रिडेशन स्टेट आ गया। तो अगर आपको ऐसे केस में एक लोन पेयर अरेंज करना है और 6 बॉन्ड बनाने हैं, तो मैं 2 कंडीशंस बनाता हूं। एक कंडीशन मैंने ऐसे बना दी, एक लोन पेयर यहां रख दिया, ये फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, ये फ्लोरीन है, यहां फ्लोरीन है, ऐसे सब जगह फ्लोरीन दिखा दिया, ठीक। ये फर्स्ट केस। दूसरा केस भी मैं ऐसे दिखा देता हूं आपको, जेनन है। अच्छा, अब मैं लोन पेयर इस प्लेन में कहीं भी रखूं एक ही जैसा है, तो अब मैं इन सब में फ्लोरीन रख देता हूं और लोन पेयर मैंने यहां रख दिया, बाकी एक फ्लोरीन यहां। तो 2 केस। अच्छा, इसमें क्या कोई तीसरा केस हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। 5 एक जैसे, एक ऊपर एक्सियल पोजीशन वाला एक जैसा है। तो एक बार लोन पेयर आपने उस प्लेन में रख दिया, एक बार हमने परपेंडिकुलर एक्सिस पे रख दिया। अब इन दोनों में से हमें मोस्ट स्टेबल देखना है, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट कौन सा है? लोन पेयर रिपल्शन लीस्ट देखना है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर बहुत सिंपल तरीके से चलना है हम लोगों को। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल थोड़ा अलग टाइप का था, इसलिए ऐसी बात की हम लोगों ने। तो यहाँ हालांकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, तो जब आप इस लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन देखेंगे तो इसका रिपल्शन देखिए इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का 72 डिग्री पे 2 रिपल्शन है इसके, और इसका इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन 90 डिग्री में है, एक इसके साथ है इधर, तो यहाँ पे भी 2 होंगे, समझ गए, इसके अलावा नहीं। लेकिन जब आप इधर बात करोगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, तो 90 डिग्री पे एंगल है और इसका रिपल्शन इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसके साथ भी है। इसके साथ बस नहीं है, वो भी मतलब इसके साथ 180 पे है। तो आप देखो यहाँ पे 5 रिपल्शन आ रहे हैं और एंगल बहुत छोटा नहीं होता, बिकॉज ये, तो यहाँ मोर रिपल्शन आपको दिखेगा। तो इस कारण से हम लोग फर्स्ट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकंड, तो सिंपली हम लोग रिपल्शंस की बात ही करते हैं। तो इन दोनों में से जो फीजिबल ज्योमेट्री है वो ये है, और इसीलिए लोन पेयर को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वो प्लेन में, और ये बेंड्स रूल के हिसाब से भी वहां वैलिड हो ही जाए। तो अब अगर इसकी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री की बात कीजिए, तो अब एक लोन पेयर तो होगा नहीं, तो इसको बोला जाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल। क्या नाम देते हैं? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल। समझ गए बात? तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल मतलब कैसा, मैं समझा दूं। ऑक्टाहाइड्रल क्या होता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग बिल्कुल प्रॉपर 90 डिग्री एंगल बनाते हुए 6 लिगेंड आएंगे, सॉरी 6 ग्रुप आएंगे। लेकिन यहाँ क्या होगा, किसी एक में एंगल थोड़ा कम होगा, प्रॉपर शेप नहीं होगा ऑक्टाहाइड्रल का, कुछ डिस्टॉर्टेड टाइप का होगा, बिकॉज लोन पेयर का रिपल्शन लग रहा है तो वो एंगल को कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर देगा। तो आप कतई ये नहीं बोल सकते कि 90 डिग्री का एंगल है या नहीं है, वो हम प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से ही बता सकते हैं। तो हम केवल इतना बताएंगे कि ज्योमेट्री जो है उसकी डिस्टॉर्टेड
ऑक्टाहेड्रल है या कैप्ड ऑक्टाहेड्रल भी बोला जाता है। कैप के फॉर्म में रहता है, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। तो इस तरह से वर्ड्स भी हम यूज करते हैं। तो ये प्रॉपर हम लोगों ने पूरी ज्योमेट्रीज को पढ़ लिया। मैं एक बार, अब सभी केसेस मैंने ज्योमेट्रीज के बता दिए आपको, तो मैं एक बार पूरा रिव्यू कर देता हूँ जल्दी से, और फिर मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूंगा जिनकी आपको ज्योमेट्री बहुत फ्रिक्वेंटली बतानी है। ठीक है, तो मैं एक बार जरा एक काम करिए, आप पहले इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं आगे इसका एक बार जितनी भी ज्योमेट्रीज के केसेस थे उसको मैं एक जगह लिखूंगा, सो दैट एक बार आप अच्छे से रिव्यू कर लें। चलिए, तो अब मैं पूरे ज्योमेट्रीज में एक बार मैं सभी व्यू रख देता हूं आपको, ठीक है ना। हमें पता है SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2 और SP3D3 कौन कौन से केसेस कहाँ कहाँ है। इसकी ज्योमेट्री सीधी लीनियर होगी, ये ट्रायंगुलर प्लेनर है और ये टेट्राहेड्रल है। और साथ ही साथ इन तीनों केसेस मैंने आपको बताए थे कि आपको लोन पेयर का जो प्रेजेंस है वो आइडेंटिकल पोजीशन में है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी भी जगह लोन पेयर रखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा इस सब में केस में हम लोगों ने बात की थी, इसमें कतई कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीनियर है, ट्रायंगुलर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, चूंकि आइडेंटिकल एक जैसे पोजीशन होता है तो आप कहीं पे भी कितने भी लोन पेयर रखें, बस लोन पेयर को हटाकर आपको ज्योमेट्री के बाद उसका शेप बताना होगा। ठीक है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल वाटर का, अमोनिया को बताया था, ये पिरामिडल शेप होगा, ये बेंड शेप हो गया था, है ना। तो ये सब मैंने एग्जांपल बताए थे। इसी तरह से PCl3 का भी बताया था, इसी तरह से अमोनिया, H3O+ का भी बता दिया था। तो ये सभी केसेस मैंने बताए थे आपको। अब मैं जरा इस पे आ जाता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट भी था, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। तो इसमें आपके पास पहले तो बेंड्स रूल को फॉलो करना है। बेंड्स रूल के अलावा 3 केसेस थे, एक में सिंगल लोन पेयर का अरेंजमेंट था, एक में 2 लोन पेयर का अरेंजमेंट था, एक में 3 लोन पेयर का। ठीक है, सिंगल लोन पेयर वाले में हम लोग सीसॉ स्ट्रक्चर देखते हैं, और 2 लोन पेयर्स में आपके पास टी शेप बनता है। ये सब एक एक करके, और इसमें हम लोग लीनियर पे आ जाते हैं। तो ये भी अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे हम स्क्वायर बाई पिरामिडल पे आते हैं, और स्क्वायर बाई पिरामिडल में अगर हम बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके पास 2 केस है, एक फर्स्ट केस, सेकंड केस। फर्स्ट केस में क्या है, एक लोन पेयर को अरेंज करना है तो स्क्वायर पिरामिडल होगा, और अगर 2 लोन पेयर अरेंज करने हैं तो उस कंडीशन में आपके पास स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक, और तीसरा केस नहीं था। और लास्ट ये केस आ रहा है जिसमें एक लोन पेयर को अरेंज करना है, तो उस कंडीशन में डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल का केस यहाँ पे बनेगा। अच्छा, इसी में एक केस होगा जहां 2 लोन पेयर अरेंज करने होंगे, तो ऐसे केस में आप अबव द प्लेन बिलो द प्लेन मिनिमम रिपल्शन होगा, तो उस केस में पेंटागन बन जाएगा, पेंटागनल प्लेनर। ठीक है, तो ये भी एक अलग केस है। तो ये मैंने एक ब्रीफिंग दे दी कि ज्योमेट्रीज में कैसे हम लोग एक एक करके करेंगे, क्वेश्चंस कैसे क्या करना है। आप मैं बहुत सारे क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, ज्योमेट्रीज के हम लोग डिस्कस भी करेंगे, लेकिन आप एक काम करेंगे, यहाँ के बाद से आप वीडियो को पॉज करके 2 मिनट के लिए क्या करें,
ज्योमेट्री से रिलेटेड मैंने शुरुआत से जितनी बातें बताई उसको एक बार देख लीजिएगा, और उसके बाद फिर जो मैं क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ज्योमेट्री एक साथ लिखूंगा बहुत सारे, तो फिर उनको करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके मैं अभी कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा उस पर। तो इस तरह से हम लोग सबके मॉलिक्यूल के बारे में लिखते चले जा रहे हैं। CH3 प्लस CH3 माइनस, इन सबको आप एक साथ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप पहले इतने कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको प्रैक्टिस करेंगे पूरे, और एक एक करके हम लोग कैसे बहुत तेजी से। तो अब आपको एक तरीके से इनके दो पूरी डिटेल पे बात करनी है। एक तो हाइब्रिडेशन निकालना आपको बहुत परफेक्ट होना चाहिए, और उसके बाद फिर उसकी ज्योमेट्री पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको लिखिए, पहले आप करिए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। तो अब मैं एक एक करके क्वेश्चंस को ज्योमेट्री लिखता जा रहा हूँ, और थोड़ा फास्ट भी करना होगा हम लोगों को। तो मैं इसमें सबसे पहले बात कर रहा हूँ लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड, तो sp3, ठीक है ना। अब टेट्राहाइड्रल तो है, लेकिन एक लोन पेयर है, तो इसका शेप कैसा आ जाएगा, पिरामिडल। तो मैं लिखता जा रहा हूँ, जहां आपको डाउट होगा उसको टिक कर लीजिएगा, और फिर डाउट क्लास के अंदर हम लोग उसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे। अब जरा मैं इस पे आता हूँ, यहाँ भी sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट होगा, बिकॉज नाइट्रोजन के पास वैलेंस 5 थे, एक और हो गया 6, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर। टेट्राहाइड्रल शेप में अगर 2 जगह लोन पेयर रखा होगा तो कैसा शेप होगा, वाटर की तरह, याद करो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंड शेप। ठीक, अमोनियम आयन यहाँ पे sp3 है, और लोन पेयर 0 है। लोन पेयर अगर नहीं है तो सीधा सीधा ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल। NO2 माइनस, sp2 हाइब्रिडेशन स्टेट होगा, बिकॉज 5 थे, एक और चला गया 6 हो गया, 6 में से एक लोन पेयर 2 जगह सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड मतलब। तो sp2 वाले ज्योमेट्री में ट्रायंगुलर प्लेनर हुआ, और उस पर अगर एक जगह लोन पेयर आ जाए तो इसमें भी क्या होगा, बेंड शेप।
ठीक। यहाँ पे अगेन sp2 है, बट यहाँ पे लोन पेयर गायब है, तो लोन पेयर अगर गायब होगा तो उस कंडीशन में ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। यहाँ sp, यहाँ भी लोन पेयर नहीं है, तो कैसा होगा, लीनियर। सीधे सीधे नाम पे आपको आना है। वाटर sp3 था, 2 लोन पेयर था, ये बेंड शेप में पहले बता चुका हूं। H3O प्लस एक लोन पेयर है, sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट है और एक लोन पेयर है, तो मतलब पिरामिडल। कार्बोनेट sp2 हाइब्रिडेशन स्टेट है, लोन पेयर 0 है, कैसा होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। CO2 sp है, लोन पेयर नहीं है, कैसा होगा, लीनियर। SnCl2 कार्बन फैमिली का है, एक लोन पेयर हो गया, 2 सिग्मा बॉन्ड, तो एक लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडेशन, लेकिन एक लोन पेयर है, तो कैसा हो जाएगा, बेंड शेप। चलिए तो यहां पे आ जाते हैं, कार्बन की तरह sp3 कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, लोन पेयर है ही नहीं। यहाँ पर sp3 लोन पेयर नहीं है, कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। यहाँ पे भी sp3 लोन पेयर नहीं होगा, टेट्राहेड्रल। यहाँ पे sp2 है और एक लोन पेयर है, तो sp2 मैं फिर एक बार समझा दूं, sp2 में जब भी आप ऐसे करोगे तो ट्रायंगुलर प्लेनर ऐसे दिखाओगे sp2 के लिए, और कोई एक लोन पेयर अगर आप रख दोगे तो यहाँ पे ये हटा के ये कैसा शेप आ जाएगा, बेंड शेप, ठीक है। तो मैं इसी तरह से यहाँ पे इसको देख रहा हूँ, तो यहाँ क्या आ गया, बेंड शेप। यहाँ पे भी sp2 होगा बट लोन पेयर नहीं है, तो ये कैसा होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। यहाँ ClO4 माइनस, क्लोरीन पे 7 वैलेंस होता है, एक और पहुंच गया, मतलब 7 की जगह 8 हो गए, और 8 में से चारों इलेक्ट्रॉन, तो sp3 यहाँ लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। अब जरा बात समझिएगा, यहाँ क्या होगा, sp3 तो होगा, 7 था, एक और पहुंच गया, 8 हो गया, 8 में से उसके 6 इलेक्ट्रॉन खर्च होंगे ना इस पे, तो एक लोन पेयर बचेगा। तो अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एक लोन पेयर सेट करना होगा तो कैसा शेप आ जाएगा, पिरामिडल, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह से यहाँ भी sp3 है, लेकिन यहाँ 2 लोन पेयर आ जाएंगे, तो मतलब बेंड शेप, वाटर की तरह। यहाँ पे ICl2 प्लस sp3 आएगा, आयोडीन के पास बैलेंस कितने थे, 7 प्लस मतलब 6 में से 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर मतलब बेंड शेप। ICl2 माइनस, देखो जरा 7 और एक और पहुंच गया 8, अब 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 सिग्मा बॉन्ड है और 3 लोन पेयर, मतलब हाइब्रिडेशन हो गया sp3d। और ध्यान रखिए sp3d में 3 लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो सभी लोन पेयर को आप प्लेन में रखेंगे, कैसा आ जाएगा, लीनियर। चलिए इस पे आते हैं, ये भी वही कहानी है, यहाँ भी sp3d है, 3 लोन पेयर है, तो ये भी sp यानी लीनियर आएगा। इस पे आ जाते हैं, 3 लोन पेयर, इसमें भी वैसी बात, यहाँ भी क्या होगा, लीनियर होगा। इसमें क्या होगा, sp3d2, अभी हम लोग बात करते हैं स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, सॉरी, लोन पेयर दोनों हट जाएंगे ना। यहाँ पे sp3d3 बताया था मैंने, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा, एक लोन पेयर होगा ना, इसको मैं रब कर देता हूं। यहाँ पे क्या होगा, sp3 और एक लोन पेयर है, तो कैसा शेप आएगा, पिरामिडल। इस पे जरा देखो XeO2 में, यहाँ मैं बना रहा हूँ XeO2 जरा देख लेते हैं, Xe है, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ एक F, ये F, 8 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से 2 4 6 खर्च हो गए, एक लोन पेयर बचा, तो 4 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, टोटल 5, और 5 में ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल एक लोन पेयर है, मतलब सीसॉ स्ट्रक्चर। आई बस में CH3 प्लस sp2 कैसा होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर। यहाँ sp3 एक लोन पेयर है, कैसा होगा, पिरामिडल। यहाँ पे sp3d 2 लोन पेयर, बताया था मैंने, टी शेप। यहाँ पे आते हैं, sp है, लोन पेयर नहीं है, कैसा होगा, लीनियर। यहाँ पे ऑक्सीजन पे एक ऑक्सीजन इधर एक इधर खर्च होगा ना, तो sp2 मैंने बताया था, और एक लोन पेयर बचा रहेगा, तो ये बता चुका था मैं।
तो अगर एक लोन पेयर बचा है और sp2 है तो कैसा शेप होगा? बेंड शेप। ये जेई ने पूछ रखा है ये दोनों ही क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत डिफिकल्ट था। तो एक एक करके आप इन सबको बहुत डिटेल से समझते जाइएगा कि कैसे इनको लिखना है। ज्योमेट्री पे आपको बहुत कमांड रखना है। ऑलमोस्ट बॉन्डिंग के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन को आप सीख रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन, देन ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अब हाइब्रिडाइजेशन आपके लिए बहुत बेसिक चीज हो गई। जो हम लोग शुरुआत कर रहे थे हाइब्रिडेशन निकाला कैसे जाए, अब हाइब्रिडेशन बहुत छोटा है, अब आपके लिए ज्योमेट्री बहुत बड़ा पार्ट है और धीरे धीरे ये भी बहुत छोटा कर देना है हम लोगों को, है ना। तो ये केवल प्रैक्टिस से होगा। आज मैं आपको यहाँ तक रोक देता हूँ, आप इसी में इन्वॉल्व रहिए और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। क्वेश्चन बहुत सारे हैं उसको आप करिए। क्वेश्चन अगर आप थ्योरी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत बड़ा इशू नहीं होगा आपके लिए, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आज के बाद हम नेक्स्ट क्लास में क्या कर रहे होंगे, क्या ये खत्म हो गया पूरा? तो अभी इस पे हम लोगों को कुछ बातें रखनी है। ये तो मैंने अभी तक आपको सब कुछ सिस्टमैटिक बातें बता दी। अब कुछ और बातें भी ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को लेकर हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे। और मैं कुछ आइडिया दे दूं आपको। हम लोगों ने जब बेरिलियम क्लोराइड पढ़ा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बेरिलियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर था वो एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। तो हम लोगों ने उसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन जैसे टर्म को यूज किया। और मैंने उस समय भी बताया था हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल टूल है, हाइपोथेटिकल बात है, एक डिजाइन थ्योरी है कि उसके बेसिस पे हम लोग काफी कुछ हेल्प है तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। लेकिन क्या हाइब्रिडेशन हर जगह वैलिड होगा? वो नहीं है भाई। हम N2, O2 और H2 सबके मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड तो ऐसे ही बना रहे थे ना, हाइब्रिडेशन जरूरी तो नहीं था। लेकिन कई जगह हाइब्रिडेशन जरूरी होता है और हम उसको कर लेते हैं। इसी तरह से अब बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल भी होंगे जहां हाइब्रिडेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक थोड़ा अलग बात, इसको आप चाहें तो एक्सेप्शन मान लें, कुछ भी मान लें, मैं उस पर बात नेक्स्ट क्लास करूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट वो भी है। तो इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको इंटरेस्टिंग ज्यादा होता है। इंपॉर्टेंट तो आपका काम इसी से चलना है। हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री में अगर आप परफेक्ट हैं तो क्वेश्चन कोई नया नहीं आने वाला आपसे। रीजनिंग एक लेवल तक आता है बट मेजर क्वेश्चंस आपको इसी की प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं और आप बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग बात करेंगे एक नए इन सब के कुछ एक्सेप्शनल बात जो आप समझ रहे हैं उसको। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।